नमस्कार। आज का विषय है हाइड्रोकार्बन यौगिक, यानी कि कार्बन और कार्बन के बंध के आधार पर यौगिकों के प्रकार। चलिए शुरू करें। देखें, कार्बन कार्बन बंध के आधार पर 3 प्रकार के यौगिक बनते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जो लिखे हुए हैं सारणी के रूप में। इनमें अंतर क्या होता है मुख्यतः वो समझें। सबसे पहला अंतर है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है। इसी तरह एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एकल बंध हो कार्बन कार्बन के बीच तो उसे एल्केन, द्विबंध हो तो उसे एल्कीन और त्रिबंध हो तो एल्काइन कहते हैं। दूसरा अंतर है अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है, जब हम इसी के बारे में आगे जब तीसरे टॉपिक या तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी पद्धति द्वारा या आईयूपीएसी सिस्टम द्वारा किस तरह हम कार्बन या हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण कर सकते हैं, तो उनमें अनुलग्न और पूर्वलग्न नाम के 2 पॉइंट मिलेंगे। पूर्वलग्न का मतलब होता है पहला नाम और अनुलग्न का मतलब होता है दूसरा या बाद का नाम, यानी अंतिम नाम। तो देखें, यदि एल्केन होगा तो उसका अनुलग्न एन लगाएंगे, यदि एल्कीन तो उसका अनुलग्न इन और एल्काइन का अनुलग्न आइन होगा। सूत्र है CnH2n+2, यानी कि जितने अणु जितनी संख्या कार्बन की है हाइड्रोजन की दुगुनी संख्या लेकर यदि उसमें 2 जोड़ दें हाइड्रोजन में तो वो एल्केन का सूत्र, और यदि सिर्फ दुगुना ही रखें कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या को दुगुना ही रखें तो वो एल्कीन समूह है, और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुनी करके 2 घटा दें तो वो एल्काइन समूह बनता है। इसके बाद में है कि एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसी तरह एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो असंतृप्त या जान्तव हाइड्रोकार्बन होते हैं। 5वां है स्थायी यौगिक एल्केन, जबकि एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो अस्थायी यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कभी भी बंध जो होता है इनमें द्विबंध और त्रिबंध वो टूटकर किसी अन्य यौगिक के साथ आसानी से बंध बना सकते हैं, किसी और तत्व के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में अंतर। सामान्यतः एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बनते हैं उन बंध के आधार पर। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन और एल्किल समूह की। अब बात करते हैं एल्किल समूह RX3 की। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें या वहाँ से उसे कम कर दें तो वह एल्किल समूह बन जाता है, जिसे RX3 द्वारा दर्शाया जाता है। सूत्र है CnH2n+1, यानी जितनी संख्या कार्बन की हो हाइड्रोजन की दुगुनी संख्या लेकर उसमें 1 और जोड़ देते हैं। जैसे चलिए उदाहरण से बात करते हैं। कार्बन यदि मान लीजिए 2 हैं तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी उसकी दुगुनी 4 और 1 जोड़कर यानी 5, तो एल्किल बन जाएगा समूह C2H5। इसी तरह CH3, इसी तरह C3H7, C4H9 इत्यादि। हाइड्रोकार्बन, इनका नामकरण जो है अभी जो मैंने उदाहरण बताए हैं इनका नामकरण जो है वो हम अगले टॉपिक या अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। जैसे कि नाम से ही पता है, हाइड्रोजन और कार्बन यदि यौगिक बनाते हों तो हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स यौगिक कहते हैं। इसके अलावा वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के अलावा अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि से जुड़ा होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन्स यौगिक कहते हैं। तो ये था आज का विषय, जिसमें हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बंध के आधार पर यौगिकों के प्रकार, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, उनमें अंतर, उनके सूत्र और एल्किल समूह के बारे में। आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार इनका नामकरण जो है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इन्हें ध्यान से याद करते रहें क्योंकि ये भी सभी चीज़ें उनमें काम आएगी। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।